तो क्वेश्चन नंबर 72, ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई द ग्रेटर इज। देखो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज्यादा होगा तो आपका बायर पे बर्डन ज्यादा पड़ेगा। ठीक है। और अगर डिमांड इलास्टिक होगा तो आपका सेलर पे ज्यादा पड़ेगा। ये आप देख लेना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें करेक्ट आंसर देखना है। जेंडर बजटिंग मीन्स जेंडर एनालिसिस ऑफ द बजट। ठीक है। यस, जेंडर बजटिंग मीन्स कि हम जेंडर एनालिसिस कर रहे हैं। प्रिपेयरिंग अ सेपरेट, नहीं, सेपरेट वुमेन के लिए हम बजट पेश नहीं करते हैं। सो ऑप्शन नंबर वन इज ओनली करेक्ट। तो ए इज करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द वाइस मैन। देखो कंसंट्रेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, इंस्पेक्शन है, बट टैक्सेशन इफेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, नहीं है। Now move on to next question. Which of the following is true about the goods and service tax? ठीक है, जीएसटी के बारे में क्या ट्रू है? जीएसटी सबस्यूम एस्ट वाई इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक वैट, ऑक्ट्रियो, लग्जरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ठीक है, परचेज ओनली। ओके, जीएसटी सबस्यूम एस्ट वाइल इनडायरेक्ट टैक्स लाइक कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स ओनली। ओनली नहीं है, बहुत सारे टैक्सेस हैं इसके अंदर। सो ऑप्शन नंबर ये बी तो नहीं होगा, ओनली नहीं है। जीएसटी सबसिम ऑल एस वाई इनडायरेक्ट टैक्स एंड सेंट्रल स्टेट टैक्स, नहीं, सेंट्रल स्टेट टैक्स नहीं। देर आर टू टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। देखो दो तरह के हैं, लेकिन दो से देखो, आईजीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड यूजीएसटी है। तो ये दो तरह के तो नहीं है, तीन तरह के हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अंडर द फिक्स सिस्टम द सेंट्रल बैंक इज ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू इशू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट्स। ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नोट इशू करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एनी एक्सेस इज टू बी फुल्ली बैक्ड बाय। ठीक है, मतलब नोट इशू करना है तो अगर नोट इशू करने के पीछे उसको गोल्ड एंड सिल्वर से बैक किया जाएगा तो वो तुम्हारा फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम कहलाता है। क्या होता है फिक्स्ड फिड्यूशियरी सिस्टम? जहां पे वेयर सेंट्रल बैंक कुड इशू अ फिक्स्ड लीगली determine determined amount of currency notes backed only by government security, only by government security with any amount issue in excess with this limit। अगर इससे ऊपर कोई भी अमाउंट, अगर देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रख करके नोट इशू कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्सेस लिमिट जाएगी तो उसको गोल्ड एंड सिल्वर रखना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड फिड्यूशरी सिस्टम होता है। ठीक है, मैक्सिमम फिड्यूशरी सिस्टम नहीं होता। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या होता है? जहां पे सेंट्रल बैंक मेंटेन करती है फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट को। मैंने क्या बोला कि फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेट्स को। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स में तुम्हारा क्या आ सकता है? गोल्ड एंड सिल्वर करेंसी, गोल्ड एंड सिल्वर, फॉरेन करेंसी, ये सारा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये फिक्स्ड एंड मैक्सिमम दोनों नहीं है, एक ही है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मूला फॉर द मनी मल्टीप्लायर इज 1/r। बहुत सिंपल सा है। कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/CD। रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशियो अपॉन रिक्वायर्ड कैश रिजर्व रेशियो, एक्सेस कैश रिक्वायर्ड एक्सेस कैश रिजर्व रेशियो एंड रिजर्व रेशियो। ये आपका कंप्लीट मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एक्सेप्टेबल अंडर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो? एसएलआर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ट्रेजरी बिल
आपका एक्सेप्टेड होता है, मेक श्योर आप इसके टी बिल्स को देख लेना, 189 टी बिल्स। इसके जो टाइप्स होते हैं ना उस सबको पढ़ लेना कि कब इशू हुआ था, क्या डेट में था, क्या इसका पर्पस है, कौन शॉर्ट टर्म के लिए, कौन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो ये सारा आप देख लेना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेज आर देयर ऑन ओनली ऑन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी नोट्स। देखो 15 लैंग्वेज होते हैं, हर एक नोट पे 15 लैंग्वेज होते हैं। ओके, व्हाट इज मीन बाय हॉट मनी ऑफ्टन इन द न्यूज। देखो हॉट मनी का मतलब क्या होता है, जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मूव, मतलब आपकी कंट्री से लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल मूव होगा अक्रॉस बॉर्डर टू सीक द हाईएस्ट शॉर्ट टर्म, मतलब पैरिटी को बचाने के लिए। इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, हॉट मनी का कंसेप्ट होता है, यहां पे लिखती हूँ, मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट मूव रैपिडली, जा रही है आपकी कंट्री से रैपिडली अक्रॉस बॉर्डर टू सीक द हाईएस्ट, मतलब हाईएस्ट क्या, शॉर्ट टर्म रिटर्न्स, हाईएस्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न, हाईएस्ट शॉर्ट टर्म रिटर्न, यानी आपके कंट्री से पैसा मूव हो रही है शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ फंड बिटवीन द कंट्रीज, यही आपका हॉट मनी है। ये अगर कंक्लूजन में बोलो तो ये आपका शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ फंड्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, अब क्यों मूवमेंट होता है, क्यों मूवमेंट होता है, इन सर्च ऑफ मोस्ट फेवरेबल, फेवरेबल इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन सर्च ऑफ, जहां उसको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसकी वजह से आपका मन, आपकी कंट्री से पैसा फ्लो आउट हो रहा है। सो देख लेते हैं, द गवर्नमेंट, द टर्म इज यूज फॉर फ्रेश करेंसी नहीं, इशू करने के लिए नहीं, द इट इज फंड विच इज थ्रोन इन द मार्केट टू क्रिएट इम्बैलेंस नहीं, इट इज द फंड विच फ्लोज इन टू द मार्केट टू टेक एडवांटेज ऑफ हाई इंटरेस्ट। यस, मार्केट में का मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लो होता है फंड का, ताकि लोग इंटरेस्ट रेट ज्यादा है उसका एडवांटेज ले सके। यही आपका ऑप्शन नंबर सी डिफाइन कर रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एलआईसी आपका 1956 में स्टैब्लिश हुआ था, बहुत सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव्स अ ट्रू पिक्चर ऑफ द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल बैंक सेलिंग सिक्योरिटी इन द मार्केट। देखो सेंट्रल बैंक मार्केट में अपना सिक्योरिटी सेल कर रही है, अब इससे क्या होगा। अब तुम सोचो, अगर सेंट्रल बैंक अपना सिक्योरिटी बेच रही है, ठीक है, यानी कि उनसे पैसे ले रही होगी, बेच रही है, सेल कर रही है तो वो पैसे ले रही होगी, यानी आपका पैसा मनी सप्लाई कम हो रहा होगा, यानी आपका सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई कम हो रहा है, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, तो सेंट्रल बैंक का मकसद यही है कि कमर्शियल बैंक का जो क्रेडिट क्रिएशन है वो घट जाए। ठीक है, सो ऑप्शन चेक करते हैं, द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक विल फॉल, यस। द क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक राइज तो नहीं होगा। द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक रिमेन अनअफेक्टेड, नहीं। द क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक मूव, नहीं। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ गिवन डिस्ट्रीब्यूशन मीन दिया है, सिग्मा दिया है, ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 है। कभी कभी क्या होता है ना, हम ऐसे लिख देते हैं एक्स बार अपॉन एक्स बार, देखो मैं कंफ्यूज हो गई,
गलत गलत है। ये है एक्स, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। ये इसमें मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है करेक्ट आंसर। नहीं, मैं फिर कंफ्यूज हूँ, लेट मी चेक। ओके, अगर मैं यहाँ पे 800 अपॉन 120 इंटू 100 करूँ तो ये कैंसल आउट होगा, कुछ समथिंग पॉइंट्स में आएगा, तो नहीं ये नहीं है। सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100 यही है। फर्स्ट मैंने यही लिखा था, कंफ्यूज हो गई थी। ये मेरे साथ भी होता है, आई एम डैम श्योर ये आपके साथ भी होता होगा। ठीक है, तो सिग्मा आपका क्या है 120, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है 800 इंटू 100, ये कैंसल आउट हो गया। कितने बार में जाएगा ये 15 यानी 15%। आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Other things remaining equal, labor movement between the two continue country will continue। कब तक कंट्री का मतलब सब चीज बराबर है, अदर थिंग रिमेन इक्वल, लेबर का मूवमेंट कब तक करती रहेगी? जब तक उसके प्राइस सेम ना हो जाए, जब तक उसका मार्जिनल प्रोडक्ट सेम ना हो जाए, यही होगा। ठीक है, ये फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन का थ्योरम कहता है। अनटिल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द टू कंट्री डाइवर्ज, नहीं डाइवर्ज यानी दूर चला गया, तो ये तो नहीं होगा। अनटिल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द लेबर ऑफ होम कंट्री इंक्रीजेस, नहीं बढ़ेगा नहीं। अनटिल द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन द टू कंट्रीज सेम, सेम, ओके, ठीक है सेम देख सकते हैं। बट देयर इज अ रियल रेट डाइवर्ज, नहीं कोई भी डाइवर्ज नहीं होगा, सब मिल जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगे। ठीक है, until the marginal product of labor in the two country is same, yes, their real wage converge, yes, option number D is correct. Okay, now move on to next question. When the relative asymmetric sized country engaged in trade internationally among them, then all the gain from trade कैसे होगा? बहुत मतलब घुमा के बोला है। when the relative asymmetric size country, ठीक है, asymmetric यानी अलग अलग कंट्री है साइज में, engage in trade internationally among them, then all the gain from trade, अगर देखो ये तो सिंपल है ना, इंटरनेशनल ट्रेड से होगा। ठीक है, अब ये एसिमेट्रिक यानी कि एक बड़ा है एक छोटी कंट्री है, तो ये जो गेन है सबसे ज्यादा किसको होगा? बड़ी कंट्री से और छोटी कंट्री को होगा, कि छोटी कंट्री से बड़ी कंट्री को होगा? यानी छोटी कंट्री को बड़ी कंट्री से होगा, यानी द कंट्री दैट इज लार्ज इंटरनेशनल, नहीं, द कंट्री इज स्मॉल इन साइज, यस, यानी कि जो कंट्री छोटी है उसको ज्यादा गेन फ्रॉम ट्रेड होगा एज कंपेयर टू द लार्ज कंट्री। ओके, नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओपन रीजनलिज्म, ये थोड़ा नया टर्म आया, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन रीजनलिज्म? क्या होता है मतलब? ठीक है, तो ओपन रीजनलिज्म का मतलब होता है कि जब आपकी जो ट्रेड पॉलिसी है, ये आपका जो मतलब इसको मैं कैसे समझाऊं, लेट मी फ्रेम द टर्म। ओके, आपका जो ओपन रीजनलिज्म का मतलब आपकी जो ट्रेड पॉलिसी है वो आपके लिए तो है ही है, जिससे आपने मेंबर कंट्री के लिए है ही, लेकिन ये आपके अदर कंट्री को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, उसको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ओपन ट्रेड रीजनलिज्म इज ट्रेड पॉलिसी अप्रोच, एक तरीके का ट्रेड पॉलिसी अप्रोच है दैट सीक टू अचीव द बेनिफिट। आपने जिससे रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट लिया है मेंबर कंट्री में, बेनिफिट ऑफ रीजनल ट्रेड विदाउट क्रिएटिंग न्यू डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इकोनॉमीज
लेट मी राइट, देन मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगी। आउटसाइड द रीजन। ठीक है, यही चीज है, सिंपल है कि आपने जिस मेंबर कंट्री से ट्रेड किया है उसके अलावा जो नॉन मेंबर कंट्री है उससे भी उसको आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो। ठीक है, आउटसाइड द रीजन, इसको बोलते हैं ओपन रीजनलिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है एपेक। एपेक, ठीक है। अब देख लेते हैं, द मेंबर कंट्री मस्ट यूनानिमसली एग्री ऑन द एसेस टू न्यू मेंबर, नहीं जिसको आना है वो आए, ठीक है, लेकिन यूनानिमसली नहीं डिसाइड करेगी। सम मेंबर कंट्री कैन एग्री वाइल अदर आर डिसएग्री, नहीं सारे एग्री करते हैं। द पोटेंशियल मेंबर कैन ज्वाइन एग्जिस्टिंग आरटीए इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग, यस। यही है कि मतलब जिसको आना है आए, लेकिन जो आपके मेंबर कंट्री हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसी का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, क्लोज्ड रीजनलिज्म, जिसको ईयू के नाम से, यूरोपियन यूनियन, ये सारे आपके क्लोज्ड हैं। ठीक है, ये आपके क्लोज्ड रीजनलिज्म है, जो पार्टनर कंट्री है वही आ सकता है, उसके अलावा और कोई कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। सो नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू डिपेक्ट द लॉन्ग रन बिहेवियर ऑफ, ये लॉजिस्टिक कब है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। With all other things remaining equal, trade diversion through redirection of country foreign trade as a result of discriminating regional trade agreement leads to, देखो क्या होता है कि जब ट्रेड, किसी भी कंट्री का ट्रेड डाइवर्ज होता है तो उसका गेन फ्रॉम ट्रेड या उसका वेलफेयर वो रिड्यूस होता है। तो यही बोला है कि विथ ऑल ऑफ द थिंग रिमेनिंग इक्वल, ट्रेड डाइवर्जन थ्रू रीडायरेक्शन ऑफ अ कंट्री, ट्रेड डाइवर्ज हो रहा है तो क्या हो रहा है, एनहांस वेलफेयर नहीं, रिडक्शन ऑफ वेलफेयर फ्रॉम द ट्रेड, यस, कोई भी जो ट्रेड होगा उससे रिडक्शन ऑफ वेलफेयर घटेगा। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट थ्योरी। गेम थ्योरी अप्लाइज टू विच स्पेयर्स, ये भाई मर्केंटाइलिज्म में होती है, जहां पे जीरो सम गेम का कंसेप्ट होता है। ठीक है, जीरो सम गेम है, एक का फायदा एक का नुकसान के बराबर है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वन लॉ ऑफ द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट दैट, द लॉ ऑफ वन प्राइस स्टेट, ये मतलब क्या बोलता है कि आइडेंटिकल गुड जो है वो आप मतलब मस्ट सेल फॉर द सेम टाइम इन द डिफरेंट प्राइसेस ऑफ द टू कंट्री। आइडेंटिकल गुड्स यानी कि मान लो ये एक पेन है, वो आपका इस कंट्री में भी उसी मतलब इस कंट्री में 10 रुपए में बेच बेच रहे हैं और दूसरी कंट्री में 15 रुपए में बेच रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि आइडेंटिकल गुड मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस, सॉरी सेम प्राइस, सेम प्राइस है, सेम प्राइस मतलब 10 रुपए में यहाँ भी बेच रहे हैं, 10 रुपए में किसी दूसरे कंट्री को भी बेच रहे हैं। तो यही है वन प्राइस स्टे, वन प्राइस स्टेट, लॉ ऑफ वन प्राइस। मैं क्या बोल रही हूँ, लॉ ऑफ वन प्राइस है। यानी इसका क्या मतलब है कि आइडेंटिकल गुड्स मस्ट सेल फॉर द सेम प्राइस इन डिफरेंट मार्केट when there is फ्री ट्रेड, जब फ्री ट्रेड होता है और कोई भी नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परफेक्ट आर्बिट्रेज। ठीक है, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड परफेक्ट आर्बिट्रेज। सो देख लेते करेक्ट ऑप्शन, इफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आर रिलेटिवली स्मॉल। ओके, हाँ स्मॉल यानी कि कम है, कोई भी या नहीं है। द प्राइस ऑफ अ इंटरनेशनल ट्रेडेड कमोडिटी मस्ट बी सेम फॉर ऑल लोकेशन, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए ही सही दे दिया तो हम नीचे मूव नहीं करेंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन इज आइडेंटिकल टू एन इम्पोर्ट कोटा इन इफेक्ट एक्सेप्ट दैट। ठीक है, एक्सेप्ट दैट इसके मतलब क्या छोड़ करके है, द कोटा रेंट इज इफेक्टिवली सीडेड टू द फॉरेन एक्सपोर्टर, यस। गवर्नमेंट रेवेन्यू सीडेड टू द डोमेस्टिक, नहीं। कोटा रेंट इज नॉट सीडेड टू दी, देखो क्या बोल रहा है ना,
कि वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है कि जब कोई कंट्री अपने एक्सपोर्ट पे लिमिट लगाता है, ठीक है, पर्टिकुलर जो इंपोर्ट कर रहा है कंट्री से, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपोर्टिंग कंट्री वॉलेंट्री एग्री टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ इट्स एक्सपोर्ट टू अ पर्टिकुलर इंपोर्टिंग कंट्री। जो भी इंपोर्टिंग कंट्री है उससे वो लिमिट लगा दे रहे भाई, इतने से ज्यादा हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो द कोटा रेंट इज इफेक्टिवली सीडेड टू द फॉरेन एक्सपोर्टर, यस, ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the asset market approach to exchange rate determination, a depreciation in expected exchange rate will lead to, मतलब कि फॉरवर्ड मार्केट में अगर डेप्रिसिएशन हो रहा है तो हमारे मतलब डेप्रिसिएशन एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, ओके, एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट का मतलब समझ रहे हो कि आने वाले समय में डेप्रिशिएट हो सकता है, आने वाले एक्सचेंज रेट में डेप्रिशिएट हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, अभी डेप्रिशिएट करेगी हमारी कंट्री, अरे करेंसी, यानी कि स्पॉट मार्केट में वो डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है। तो एप्रिशिएशन स्पॉट मार्केट नहीं, एप्रिशिएट नहीं करेगी, डेप्रिशिएट इन द स्पॉट मार्केट, यस, अभी की स्पॉट मार्केट में, अभी की मार्केट में वो डेप्रिशिएट करेगी, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि आने वाले एक्सचेंज रेट में वो डेप्रिशिएट करेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। Now move on to next question. In non-Harris Tudor world, if it is observed that poverty is highly correlated with the unemployment, ठीक है, poverty highly correlated है, then which choice is likely to reduce? देखो poverty सबसे ज्यादा है, हाईली कोरिलेटेड है अनएम्प्लॉयमेंट से, हाईली कोरिलेटेड, पॉवर्टी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, कोरिलेशन है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिड्यूस क्या होगा, कौन सी टेक्निक रिड्यूस होगी, देखो कैपिट लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हैरिस टिटारो लेबर के ही बारे में बात करते हैं, क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन वेयर, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होता है जहां पे, चेक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, पीपल वर विलिंग टू वर्क आर अनेबल टू फाइंड, नहीं, ये तो अलग हो गया कंसेप्ट। मैनी पीपल इन लेबर फोर्स हैव मोर देन टू जॉब, नहीं, पीपल आर वर्किंग फुल टाइम येट हैव अ लो मार्जिनल प्रोडक्ट, यस, पीपल काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो लो है, इस वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, सिचुएशन जनरेट हो रही है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टी-dimensional poverty index of UNDP consider the intensity of individual poverty going beyond the overall count of the poor people. Yes, this is correct. Including intensity help to identify, ये intensity का मतलब क्या होता है, स्क्वायर्ड पॉवर्टी गैप रेशियो निकालता है, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि जो गरीब है वो कितने गरीब है, पुअरेस्ट कितने गरीब है, तो दोनों करेक्ट है, यानी कि ये इंटेंसिटी इंक्लूड करता है, इसकी वजह से पता चलता है कि जो गरीब है वो कितने गरीब है। सो एस इज करेक्ट, एस एंड आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ओ रिंग डेवलप बाय, देखो ओ रिंग स्किल कॉम्प्लीमेंटेरिटीज के लिए था, ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कुजनेट, ये हमारा इन्वर्टेड यू शेप में था, पर कैपिटा इनकम एंड इनइक्वालिटी, पहले बढ़ती है फिर वो एक कांस्टेंट लेवल पे होती है फिर घटना स्टार्ट करती है, तो द फर्स्ट इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग द रिलेशनशिप, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, one of the criticisms associated with the neo-Marxist theory of Baron is that these ignore the probability that power is, ठीक है, पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिट टू अनदर। ये बैरन ने जो थ्योरी दिया था ना, ये बोलते थे जो पावर है ना हमारा ट्रांसफर होता है, कैसे, लैंड ओनर से, पीजेंट से लैंड ओनर की तरफ जाएगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, एलिट से ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिट टू अनदर जब रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये आपका बैरन की थ्योरी है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट पावर इज ऑफ्टन ट्रांसफर फ्रॉम वन एलिट टू अनदर व्हेन रिवॉल्यूशन अकर, यस, बेस्ड ऑन द अलायंस बिटवीन, अलायंस की वजह से नहीं होता है, बेस्ड ऑन द अलायंस बिटवीन द एडवांटेज
एडवांटेज क्लास एंड द डोमेस्टिक, नहीं ये भी नहीं है। डिराइव फ्रॉम डोमेस्टिक अपोनेंट एंड नेशनलिज्म, नो। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ दैट इज इट ऑन टूडेज क्लास। हमने सारे ये क्वेश्चन डील कर लिए थे। एंड मेक श्योर आप वीडियो को लाइक जरूर करना, बताना जरूर कि आपको कैसा वीडियो लगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर द वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम्स। एंड हमारे इक्विलिब्रिया चैनल से जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल का उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू सो मच।